चलो स्टार्ट कर लें बेटा। ज्वाइन कर लिया सबने, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, कल हमने एक चीज देखी थी कि एक कैपेसिटर एक इंडक्टर है, ठीक है। इतनी बात इनिशियली हमने कह दिया कि कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, एंड दैट इज एट टाइम जीरो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल क्यू। हमने एलसी ऑसिलेशन में क्या देखा था कि एलसी ऑसिलेशन में होने वाला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पीरियोडिकली ऑसिलेट करती रहेगी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यस और नो। ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब अगर हमने ये पढ़ लिया था तो ऑब्वियस सी बात है, अब जरा देखो, मान लेते हैं टाइम जीरो पे लेफ्ट प्लेट पे प्लस कैपिटल क्यू है और राइट प्लेट पे माइनस कैपिटल क्यू है। तो अब होगा क्या, जब हम स्विच बंद करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। तो एट एनी टाइम total electromagnetic energy will be conserved, that would be q square by 2c, that would be sum of electrical and magnetic energy। मैंने उसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिला। मुझे दिखाई पड़ा कि चार्ज हमारा एसएचएम कर रहा है, करंट भी हमारा क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और मैंने निकाल लिया कि किसी भी टाइम पर ये फंक्शन आ गया, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई, कल हमने सब डिफाइन किया था। अगर किसी को इशू हो तो बता दो मुझे, जल्दी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आया, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम इज q cos ओमेगा t एंड I इज इक्वल टू माइनस ओमेगा q साइन ओमेगा t, ठीक है। इतनी बात है। ओमेगा इज 1/√LC and at t equal to 0 charge on capacitor was plus capital Q and no magnetic energy was stored at time 0। ये हमें गिवन है। अब जरा देखो भाई, अब एनालाइज करते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड देखो कितना है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फॉर द टाइम पीरियड t बिटवीन 0 टू t बाय 4, क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, उसके लिए एनालाइज कर रहा हूं। अब आप देखो, उस दौरान यहां पर प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, कि नहीं कर रहा था, यस और नो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, चलो मैं टाइम यहां लिख देता हूं, दिस इज टाइम टी, और ये क्यू और आई का ग्राफ बनाऊंगा मैं। पहले मैं 1/4 टाइम पीरियड के लिए बना रहा हूं, t/4 के लिए। अगर हम ध्यान से देखें, ये किसका ग्राफ होगा, Q का ग्राफ होगा। लेफ्ट प्लेट पे हमारा पर्पस सिर्फ क्या है, लेफ्ट प्लेट का चार्ज दिखाना, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। तो Q क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, cos ओमेगा t है। टाइम 0 पे कैपिटल Q था, घटते घटते t/4 पे 0 हो जाएगा। और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट इज साइन का ग्राफ लेकिन नेगेटिव साइड में, तो दैट वुड बी एज सच। ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात, आई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एट t/4, ये भी दिख रहा है ना, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इतनी बात, तो कितनी आ रही है जरा वो भी देख लो बेटा, माइनस ओमेगा इंटू क्यू, यार, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, ये जो करंट आ रहा है ये मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जरा बताओ मुझे। बढ़ रहा है।
अगर करंट मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है तो जो फ्लक्स है इसमें इस डायरेक्शन में दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग। फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ यहां डेवलप होगा VL, वो अपोजिंग होगा इस करंट को बढ़ने से, क्या करेगा? रोकेगा। यस और नो? ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एट t/4 di/dt जीरो है या नहीं? साइन का ग्राफ है, t/4 पे टेंजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो टेंजेंट होगा ग्राफ का वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो di/dt जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। मतलब उस मोमेंट पे VL क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। VL जीरो हो जाएगा, उस मोमेंट पे करंट इसमें मैक्सिमम होगा और यहां पर चार्ज उसमें जीरो हो जाएगा। तो एट t/4 Q is equal to 0, U electrical becomes 0 and I maximum, that is ओमेगा इंटू Q मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन ही उल्टी है, बस प्लस माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए यहां पर है। तो U मैग्नेटिक विल बी मैक्सिमम एंड कितना? हाफ L इंटू आई मैक्स का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इन दोनों का सम कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2C आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। तो ठीक है, तो जरा देखते हैं, एक मिनट इसकी वैल्यू देखते हैं। मैंने I की वैल्यू डाल दी बेटा, I मैक्स की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर Q स्क्वायर। अगर आप ओमेगा की वैल्यू डालो तो 1/LC, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालो 1/LC, तो U मैक्स अगेन कितना आ गया? जरा देखो, U B मैक्स कितना आ गया? Q स्क्वायर बाय 2C। आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है? जल्दी चेक करो। क्लियर है भाई? ठीक है, ये कहानी आ गई। अब हम अगला एनालाइज करते हैं। ये वाला हो गया, ठीक। अगला देखो, अगले क्वार्टर में एट t/4 Q0 I मैक्स और इस डायरेक्शन में करंट था। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो, अब होगा क्या? फ्लक्स इसमें पहले ऐसा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेगा? लिंक करेगा और ऐसे ही रहेगा फ्लक्स, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, ऐसे ही फ्लक्स रहेगा। लेकिन फ्लक्स अब इस डायरेक्शन में घटेगा, इस डायरेक्शन में घटेगा, और करंट हमारा ऐसा, करंट अभी भी सेम डायरेक्शन है, कोई बदला नहीं, लेकिन अब इधर क्या आने लगेगा? इधर प्लस Q आने लगेगा और इधर क्या आने लगेगा? माइनस Q। ठीक है, इतनी बात। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या कर रही है? घट रही है। ठीक है, इतनी बात। अब कौन से टाइम के लिए देख रहा हूं मैं? फॉर द टाइम इंटरवल t/4 से t/2 तक। अब जरा देखो बेटा, ग्राफ इसी के लिए बनाते हैं। ये हमारा चार्ज हो गया, और देखो लेफ्ट प्लेट पे अब नेगेटिव आने लगा, इसीलिए नेगेटिव हो गया। वो ग्राफ में आपको अपने आप दिखेगा, लेफ्ट प्लेट पे क्या आने लगा? अब नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ये हमारा Q हो गया। और जो करंट था हमारा वो अभी भी सेम डायरेक्शन में है,
लेकिन क्या कर रहा है, अब घट रहा है करंट, मैक्सिमम से क्या कर रहा है, घट रहा है। क्लियर इतनी बात? लेफ्ट प्लेट पे ही चार्ज दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो, अब एक चीज देखो, अगेन जो हमारा करंट क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। इतनी बात, अगर करंट घट रहा है तो जो VL होगा वो कैसे होगा, उसे बढ़ाने के लिए आएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, VL उस करंट को क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा, ये बन गया। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर U इलेक्ट्रिकल इंक्रीजेस एंड U मैग्नेटिक डिक्रीजेस, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एट T/2 चार्ज इज -Q ऑन द कैपेसिटर, आगे कि नहीं आगे, ठीक है। इतनी बात, एंड करंट इज व्हाट, 0। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई, मैक्सिमम Q²/2C, एंड मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। दोनों का सम अगेन Q²/2C। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक हो गया। अब जरा देखो, अब इस पे -Q, इस पे +Q है, ठीक है। इतनी बात, आगे के लिए, टाइम के लिए। तो अगला पेज देखते हैं। अब एट T/2 Q इज इक्वल टू -Q, ठीक है। इतनी बात, एंड करंट इज व्हाट, 0। अब जरा देखो, अब इधर से चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा तो करंट ऐसे आएगा, और यहां +Q, यहां -Q घटेगा, ऐसे आएगा तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या करेगा, बढ़ेगा। आप देख लो, ग्राफ बना के चेक कर लो, कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, T बिटवीन T/2 एंड 3T/4, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा देखो, आप ग्राफ बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, करंट अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, और इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, उल्टा, ठीक है। इतनी बात, तो इंक्रीज करेगा, दिस इज व्हाट I, और चार्ज मैक्सिमम से क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। इतनी बात, रहेगा नेगेटिव ही, क्योंकि इस प्लेट पे नेगेटिव है, तो मैक्सिमम से घटेगा, ये क्यों आ गया, यस और नो, इतनी बात क्लियर, तो यस लिख दो भाई फटाफट, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इस केस में क्या हो रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ लगेगा वो ऐसा लगेगा, इस करंट को बढ़ने से क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि एनर्जी स्टोर हो रही है इसके अंदर। जब भी इंड्यूस ईएमएफ आपका करंट को अपोज कर रहा है तो मतलब एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है, और अगर करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस केस में यू बी इंक्रीजेस, यू ई डिक्रीजेस। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं, ठीक है। इसके बाद अब फाइनली क्या होगा, यू बी विल बी मैक्सिमम हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, और अगर आई मैक्स की वैल्यू डाल दें तो दिस वुड बी Q²/2C, एंड यू ई विल बी व्हाट, 0।
कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है तो बता दो भाई। नहीं है, ठीक है। अब अगला सिनेरियो देखते हैं। अब फाइनली इसके अंदर एनर्जी सारी स्टोर हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई। तो अब अगले पेज पे आते हैं। फ्लक्स कंजर्वेशन की वजह से फ्लक्स ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये फ्लक्स अब घटेगा। घटेगा मतलब करंट ऐसा ही पॉजिटिव, और इधर अब क्या आएगा? प्लस क्यू, और इधर क्या आएगा? माइनस क्यू। यस और नो? यस और नो? फ्लक्स घटेगा, आई घटेगा, तो वी एल अब ऐसा हो जाएगा। ये कब? फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 3t/4 टू t। ठीक है, इतनी बात। अब क्या होने वाला है? फाइनली ये सारी एनर्जी अपनी लूज कर देगा और किसको दे देगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में दे देगा। तो अब एट t q इज इक्वल टू प्लस क्यू, आई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा फाइनली। यस और नो? यानी कि इस सिनेरियो में यू ई इंक्रीजिंग एंड यू बी डिक्रीजिंग, और फाइनली यू बी 0 एंड यू ई मैक्स, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो हमारे पास ग्राफ क्या आ गया बेटा? देखो जरा। अब जरा देखो, करंट की वैल्यू घट रही है, ठीक है, मैक्सिमम से क्या हो रही है? 0। दिस इज आई, ठीक है, इतनी बात। और चार्ज क्या कर रहा है हमारा? मिनिमम से बढ़ के क्या हो रहा है? पॉजिटिव होने जा रहा है। तो चार्ज की वैल्यू, ये हो गया हमारा चार्ज का ग्राफ, ये आ गया। सेम रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? फाइनली एक टाइम पीरियड के बाद इस पे कैपिटल क्यों आ गया लेफ्ट प्लेट पे? बिल्कुल वही फंक्शन आ गया हमारे पास। मतलब ये ऐसा ही चलता रहेगा, कहीं पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई। नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो मैं सारे ग्राफ एक साथ बना देता हूं। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कौन सा केस लिया जिसमें मैंने कैपेसिटर की एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, इनिशियल स्टेट बोली। मैं ऐसा भी ले सकता हूं कि इंडक्टर को हम एनर्जी दे दें शुरू में, मैक्सिमम करंट कितना दे दें? आई नॉट दे दें उसमें, ठीक है, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। अब मैं एक बार सारा ही कर दूं। हमारे पास क्यू आया था, क्यू कॉस ओमेगा टी, एंड आई वॉज माइनस ओमेगा क्यू साइन ओमेगा टी। किसी भी समय पे यू बी इज हाफ एल ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा की वैल्यू डाल दें तो यू बी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यू ई इलेक्ट्रिकल इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर हम टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देखें तो दैट वुड बी इन दोनों का सम, वो अपने आप क्या आ रहा है? क्यू स्क्वायर बाई 2c आ रहा है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट? 1। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ बनाएं इन सबके, एसएचएम वाले ग्राफ रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, कॉस का ग्राफ, साइन माइनस साइन का ग्राफ, फिर ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर का, और फिर टोटल एनर्जी का क्या? कांस्टेंट। बनाने की जरूरत है क्या? बनाने की जरूरत है नहीं। चलो, इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, इन दोनों का टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करूं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2। अरे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, तो टाइम पीरियड विल बी टी बाई 2। तो फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? डबल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश विल बी
2 ओमेगा, यस सुनो, अरे भाई ठीक है, ठीक। और इसके लिए टाइम पीरियड कितना, टोटल एनर्जी के लिए टाइम पीरियड इज टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी, कांस्टेंट फंक्शन है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी, 0, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हमने एसएचएम में, ठीक है भाई। अब ये तो आ गया हमारा एलसी ऑसिलेशन, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम किस पे, डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। एलसीआर तीनों है, ठीक है। जैसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ते थे एसएचएम में, अगर हम वहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस को ले लेते थे तो हम कहते थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ग्रेजुअली, ऐसा ही पढ़ा था हमने। तो यहां पर रेजिस्टेंस का काम क्या है, एनर्जी को डेसिपेट करना, एनर्जी को क्या करना, डेसिपेट करना। चलो देखते हैं, टेस्ट में सब आएगा भी, क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, सब कुछ आएगा टेस्ट में, जो लोग पूछ रहे हैं सारा ही आएगा टेस्ट में, ठीक है। अब सुनो भाई, अब हमारे पास क्या है, देखो एक मिनट, initially C is charged with charge capital Q, ये मान लिया, कैपेसिटर को हमने चार्ज दे दिया, इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, कुछ इस टाइप की कहानी है जैसा हमने पिछले माना था। अब अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो अगेन करंट विल फ्लो एज सच, यहां पर प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, कुछ इस टाइप से बनेगी कहानी, ये सुनो। अब एक चीज देखो, हम क्या करते हैं, किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, इतनी बात हम ये कह सकते हैं, रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेजिस्टेंस के आने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, डेसिपेट होगी। तो रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे, अरे हाँ या ना, ठीक है, आई स्क्वायर आर, बस इसके सामने क्या लगाएंगे हम, माइनस साइन, क्योंकि ग्रेजुअली रेट क्या करेगा, घटेगा, ये रेट है उधर तो डी बाई डी टी है, ठीक है, इतनी बात। तो रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज माइनस आई स्क्वायर आर। अब एनर्जी का रेट डी बाई डी टी, किसी भी समय पे मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर आर, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लूप लॉ चलाओगे तब भी यही आएगा, आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसी में लूप लॉ चला दो, आई आर प्लस एल डी आई बी डी टी, या ऐसे चलो, क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बी डी टी माइनस आई आर इक्वल टू वट, 0, ठीक है, इतनी बात, तब भी यही आएगा, आप डिफरेंशिएट ना करो तब भी ऐसे बनना है। तो आप एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो, क्या आता है, एल आई डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस 2i आर डी आई बाई डी टी, सॉरी इधर तो डिफरेंशिएट नहीं करना, सॉरी इधर क्या है, आई स्क्वायर आर,
ये तो पहले से ही रेट है, ठीक है। ये क्या आपका रेट पहले से ही दे रखा, पावर ही दे रखी, ठीक है। अब आई उड़ा दो आप, थ्रू आउट उड़ गया, ठीक है। इतनी बात देखो, वही बना जो मैं कह रहा था आपसे, क्या बन गया, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ये बन गया कि नहीं बन गया, हाँ या ना, ठीक है। आप एक काम करो बेटा, आप एल से डिवाइड कर दो सारे एक्सप्रेशन को, एल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इतनी बात, तो जरा देखो क्या बनता है। हाँ बनाएगा, अगले पेज पे ले जाएं, चलो यहीं बना देते हैं। एल से डिवाइड करो, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। अगर पिछले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करें, लेकिन मिडिल टर्म फालतू है, ये पिछले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, जो पिछला हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था, तो बीच वाली टर्म फालतू आ रही है, बाकी तो सब सेम है, यस और नो। अब अगर आपको याद हो, चलो मैं लिख देता हूं अगले पेज पे, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। अगर पिछले साल का एसएचएम हम कंपेयर करें डैम्प्ड वाला, तो डैम्प्ड वाला जो हमने करा था, तो याद करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से लिखा था हमने, ओमेगा स्क्वायर नहीं, के एक्स, सॉरी, के एन, ऐसा कुछ लिखा था, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो जब हमने इसके लिए x के एक्सप्रेशन लिखे थे, उसी तरीके से यहां लिखते हैं, तो q इज इक्वल टू, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो 12th में आप लोगों ने सॉल्व नहीं कराया, शायद करा ये वाला, नहीं करा, हाँ, बी डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है, जो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से आया, एक्चुअल में जो हमारा F होता है एसएचएम में, दैट इज माइनस के एक्स, ये होता है, लेकिन अगर डैम्पिंग हो तो F जो होता है हमारा, वो होता है माइनस के एक्स माइनस बी वी, ये आता है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको लिखेगा m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको लाएगा b डी एक्स बाय डी टी और प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा करोगे, m से डिवाइड कर दो, वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम तो कहीं पर रेजिस्टेंस आ गई, तो दैट रेजिस्टेंस इज अज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को के क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से बात करते हैं। अब हमारे पास जो Q का फॉर्मूला आएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, पिछले साल भी डायरेक्ट लिखा था शायद मैंने, अगर याद हो, Q e की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, 2l नॉट l, 2l कॉस ओमेगा डी टी प्लस 5, ओमेगा डी टी प्लस 5, वेयर ओमेगा डी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा डी की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर r 0 होता तो ओमेगा डी क्या हो जाता, ओमेगा हो जाता है, पुराना वाला एसएचएम, अगर r 0 हो जाए तो अगेन एलसी ऑसिलेटर आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, अगर हम कहें r स्क्वायर की वैल्यू, इफ r स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर रख दें, 4l बाई सी,
आर स्क्वायर की वैल्यू 4L/c रखो, तो 4L/c रखोगे तो ओमेगा डी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओमेगा डी विल बी व्हाट? जीरो। इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। जब ऑसिलेशन खत्म हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल डैम्पिंग। और अगर अब आप ग्राफ बनाना चाहोगे क्यू का, ठीक है, इतनी बार टाइम के साथ, तो कुछ ऐसा आएगा अप्रोक्सीमेट सा, मैं बता देता हूं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है येलो कलर से जो मैंने दिखाया, ठीक है, उसके नीचे नीचे ग्रेजुअली क्या करेगा? क्यू की वैल्यू घटेगी, ठीक है, इतनी बात। दिस इज समवॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहां पर प्लस क्यू इनिशियल, ठीक है, इतनी बात। ऐसे करके एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी? घटेगी, और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है भाई? ये हमारे पास खेल था डैम्प्ड ऑसिलेशन आरएलसी सर्किट। देखो ये जेई मेंस में आएगा, एडवांस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, और बोर्ड में भी नहीं आएगा, बोर्ड में एलसी ऑसिलेटर आता है, ठीक है। अब इसके बाद और जेई मेंस में भी वो क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में ज्यादा पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आगे बात करें। अब देखो भाई, अभी तक हमने क्या देखा? सेल्फ इंडक्टेंस देखा एल, ठीक है, इतनी बात। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट सिस्टम्स के निकालने सीखे, ठीक है, इतनी बात। उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, और उसका डीसी सोर्स के साथ ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट की बात करी, ठीक है, इतनी बात। और ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हेन एल एंड सी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। बिल्कुल वैसा ही जैसे आर और सी पढ़ा है हमने, वैसा ही लगभग। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर लें। L1 L2 L3, इसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बतानी है। इक्विवेलेंट बतानी है तो एक चीज बताओ, मान लो किसी मोमेंट पे करंट आई ड्रॉ हुआ यहाँ, ठीक है, इतनी बात। तो इक्विवेलेंट भी कितना ड्रॉ करेगा? आई ड्रॉ करेगा, तभी इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। और VL1 प्लस VL2 प्लस VL3 इज इक्वल टू व्हाट? ई, ठीक है, इतनी बात। तो क्या होना चाहिए? VL1 प्लस VL2 प्लस VL3 इज इक्वल टू ई, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, L1 डी आई बाई डी टी, L2 डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट सेम है, सीरीज में है, L3 डी आई बाई डी टी। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई। अब अगर हम एक इक्विवेलेंट लगाते हैं, L इक्विवेलेंट सेम सोर्स से, तो सेम करंट ड्रॉ करेगा। अगर इक्विवेलेंट है तो, हाँ या ना? तो सेम करंट ड्रॉ करेगा, तो अपने आप ही देखो E बराबर आ गया L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। आगे कि नहीं आगे? अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, E को कंपेयर कर दूं, तो डी आई बाई डी टी कट जाएगा, L इक्विवेलेंट विल बी समीशन एल आई, यस और नो? या L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DL विद द प्रॉपर लिमिट्स, यस और नो? अरे यस और नो जल्दी बताओ। अब आ जाते हैं बेटा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब पैरेलल पे आ जाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास?
यहाँ से I गया तो यहाँ I1 और यहाँ I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक चीज और बेटा, L di1 बाई डी टी इज इक्वल टू E, L2 di2 बाई डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू E। ठीक है, इतनी बात तो हम लिख सकते हैं, L1 di1 बाई डी टी इज इक्वल टू L2 di2 बाई डी टी इज इक्वल टू E। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, di बाई डी टी इज इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। अब जरा देखो, di1 बाई डी टी कैन बी रिटन एज व्हाट, E अपॉन L1 E अपॉन L2, तो di बाई डी टी इज E अपॉन L1 प्लस E अपॉन L2। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर मैं इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट लगाता हूँ, बेटा, तो जरा देखो एक मिनट, सेम बैटरी तो करंट सेम ड्रॉ करेगा ये, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। अब मैं डी आई बाई डी टी को कंपेयर कर दूं E बाई L इक्विवेलेंट, तो E कट जाएगा, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट विल बी समीशन 1 अपॉन एल आई। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात कर लोगे सबके सब। अब इतनी बात हो गई भाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतनी बात हो गया भाई। अब आगे बढ़े, ये तो हमारे पास खेल हो गया, क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का सारा। अब एक और चीज होती है हमारे पास, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इतनी बात। अब देखो जरा इसका क्या खेल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या खेल है। हमने सेल्फ में क्या पढ़ा था, देखो हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप होता था, इसमें हमने करंट फ्लो कराया। अगर ये करंट वेरिंग है तो इस लूप में जो फ्लक्स है वो भी क्या हो जाता, वेरिंग हो जाता। वेरिंग हो जाता तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता इस लूप में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ इंडक्शन। खुद के करंट की वजह से अपने ही लूप में फ्लक्स का वेरिएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा हूं तो देखो एक मिनट क्या कहानी आने वाली है। मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप ये है, दिस इज प्राइमरी। इसके पास में दूसरा लूप है, उसको मैंने सेकेंडरी नाम दिया। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं है, दोनों कंडक्टिंग लूप्स हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये I कांस्टेंट है तो जो फ्लक्स, क्योंकि I की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो जो फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा इसमें, अगर I कांस्टेंट है तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, I को वेरिंग कर देता हूं, I कैसा हो जाए, वेरिंग, तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, वेरिंग हो जाएगा। फ्लक्स वेरिंग हो जाएगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, कुछ इस तरीके से कि वो इसके फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इन सब बातों में? ठीक है, तो सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब सुनो भाई, ये कहानी आ गई। तो यानी कि क्या हो गया, इस दूसरे करंट कैरिंग लूप की वजह से किसी दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अरे क्लियर है भाई? अब जरा देखो, जो ये फ्लक्स है सेकेंडरी में, दैट डिपेंड्स अपॉन करंट ऑफ प्राइमरी और नॉट। हाँ या ना?
दैट डिपेंड्स अपॉन करंट ऑफ प्राइमरी। ठीक है, करंट ऑफ प्राइमरी चेंज करेगा तो फ्लक्स सेकेंडरी का चेंज करेगा। तो हमने क्या करा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई प्राइमरी। दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वहां क्या होता था, अपने ही लूप का फ्लक्स अपॉन अपने लूप का करंट। यहां पर क्या है, फ्लक्स सेकेंडरी का और करंट प्राइमरी का, दोनों का रेशियो विल गिव मी व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोई इशू है भाई इसमें? कोई इशू हो तो बता दो। नहीं, ठीक है। अब एक चीज और लिख लो, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ loops and medium in which they are placed बेटा फ्लक्स और आई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो तो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन और मीडियम पे, ठीक है। चलो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स के हम म्यूचुअल इंडक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको। चलो पहले निकाल ही लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास मान लो एक ये सर्कुलर लूप है करंट के कंडक्टिंग, रेडियस स्मॉल आर, और एक ये दूसरा सर्कुलर लूप है रेडियस कैपिटल आर। इसमें करंट हम फ्लो कर रहे हैं आई पी, इसको प्राइमरी मान लियो, ठीक है। अब दोनों कंसेंट्रिक हैं, ठीक है, इतनी बात। अब जो इस आई पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर, दैट वुड बी डॉट आउटवर्ड बी प्राइमरी। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। अब बी प्राइमरी बाहर की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं इस छोटे से लूप के लिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इस लूप के अंदर भी है, ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कर लेते हैं, बी प्राइमरी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पी अपॉन 2r। यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी के अक्रॉस, दैट वुड बी बी प्राइमरी इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस फ्लक्स कम्स आउट टू बी म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई पी अपॉन 2r। दिस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू आई पी। आई पी से आई पी कट गया तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कितना आया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। यस सुनो, यस सुनो, जल्दी बताओ भाई। अब ये हो गया, एक और काम कर लेते हैं। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और इसके स्मॉल n है तब क्या होगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, इसके नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n और उसके कैपिटल N है तब क्या होगा, ठीक है, उसको भी देखते हैं। अब जरा देखो, जो B प्राइमरी होगा सारे टर्न्स की वजह से कितना होगा, N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो, N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी के थ्रू वो स्मॉल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे ठीक है यार। तो अब जरा देखो यहां पर एक चीज और आ गई, n इंटू एन, तो क्या आ गया, ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो। अरे भाई ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं बेटा, अगला देखो आप, अगला अपने पास क्या है, एक इनफाइनाइट अब एक चीज और ध्यान रखना, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है L या M, वो तो हमेशा होती है, भले ही करंट वेरी करे या ना करे। बस करंट के वेरी करने पे फ्लक्स वेरी करता है और तब क्या आता है, ईएमएफ इंड्यूस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस या करंट इंड्यूस, ठीक है। जैसे कैपेसिटेंस किसी भी अरेंजमेंट की होती है, ठीक है, इतनी बात। पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है
जब चार्ज आएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वही कहानी यहाँ पर भी है। अब ये इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट इज व्हाट आई। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर लूप रख दिया या रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, जैसे आपकी मर्जी। ये ए डिस्टेंस, ये बी और ये एल कंडक्टिंग लूप है। मुझे म्यूचुअल इंडक्शन बताना है, ठीक है, इतनी बात। तो मैं क्या करूं बेटा, आप जरा देखो, मैं इस इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड देख लूं, पतली सी पट्टी पे एक्स दूरी पे, dx कैसा, अंदर की तरफ, और कितना, b प्राइमरी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। मानते या नहीं मानते? तो जो फ्लक्स होगा इसके थ्रू इनटू दिस एरिया dA, तो d फाई इज इक्वल टू b प्राइमरी इनटू dA, दैट इज l dx। ठीक है भाई, अब जरा देखो, d फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट l आई dx अपॉन 2 पाई अपॉन x। इंटीग्रेट कर दें इसे, इंटीग्रेट कर दें बेटा, तो फ्लक्स कम्स आउट टू बी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, ए से ए प्लस बी तक, ए से ए प्लस बी तक, तो म्यू नॉट एल आई अपॉन 2 पाई लॉग 1 प्लस बी बाई ए। ठीक है, इतनी बात, 1 प्लस बी बाई ए। अब ये किसके बराबर होगा, m इंटू आई से आई कट गया, तो m हमारे पास आ गया म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई लॉग 1 प्लस बी बाई ए। ये सुनो, ठीक है भाई। अब जरा देखो एक मिनट, इसके बाद अगली कहानी देखें। अगली कहानी क्या हमारे पास, ध्यान दो, एक और देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक सोलोनॉइड है, आइडियल सोलोनॉइड। करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, पर यूनिट लेंथ है बेटा। हमने क्या करा, इस सोलोनॉइड के ऊपर टाइटली एक ऐसे करके कंडक्टिंग वायर लपेट दिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसके, कैपिटल एन। ठीक, कंडक्टिंग वायर ऐसे लपेट दिया इसके अराउंड। अब मुझे म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सोलोनॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, ऐसे। ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू आई टोटल हो गई। तो अब जो, अगर सोलोनॉइड का एरिया कितना है, ए है, सॉरी एरिया ए है, ठीक है, इतनी बात, तो एन इंटू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्लक्स के लिए। तो फ्लक्स क्या हो गया, बी इंटू एन इंटू ए। तो फ्लक्स वुड बी म्यू नॉट एन एन ए इंटू आई, दिस वुड बी इक्वल टू एम इंटू आई से आई कट गया, एम कम्स आउट टू बी म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए। ठीक है भाई, अरे क्लियर है यार। ठीक, अब ये हमारे पास इतनी कहानी हो गई। अब थोड़ा सा हम अलग बात करेंगे, ध्यान सुन लेना, क्योंकि ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लिखो आप लोग, लिखो, कंसिडर टू कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इतनी बात, विथ कॉमन एक्सेस। समझ में आ गया, मतलब एक्सेस दोनों की क्या है, सेम। ठीक है, मैं रख देता हूं।
एक्सेस दोनों की कॉमन है, ठीक है, इतनी बात। स्टेडी करंट I1 इज सेट अप इन कॉइल 1, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। स्टेडी करंट I1 में हमने सेटअप कर दिया, 1 वाले में कितना, I1। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो, दिस कॉइल produces magnetic field B1 at the axis of coil 2, at the axis of coil 2। ठीक है, एक चीज और बेटा, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N1 और इसमें कितने, N2। मान सकते हो कि नहीं, मैंने दे दिए नंबर ऑफ टर्न्स भी, उसी टर्म्स में देख लें। अब एक बात बताओ, इस N1 टर्न्स ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करा, B1। ठीक है, अब जो फ्लक्स होगा इसके थ्रू, ठीक है, इतनी बात। अगर सिंगल लूप के थ्रू देखें, फ्लक्स अक्रॉस सिंगल लूप ऑफ 2 ड्यू टू करंट इन 1 इज phi21। दिस इज फ्लक्स अक्रॉस सिंगल लूप of 2 due to current in 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, N2 टाइम्स दिस। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, N2 टाइम्स दिस। तो क्या हो गया, फ्लक्स इनटू टोटल, या फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1 टोटल इज इक्वल टू N2 phi21। लिख सकते हो आप, लिख सकते हो या नहीं। अब जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी, अपॉन I1। अरे यार M इंटू आई करते थे, ठीक है, फ्लक्स आ गया टोटल M इंटू आई। तो क्या हो गया, M ऑफ 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू N2 phi21 अपॉन I1। कर सकता हूं ऐसा, कर सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। एक और चीज, क्या चीज बेटा, मैंने B1 टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोला था, मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा, ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखो। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप इज B1, इसका मतलब ये आता है सबकी वजह से। अब क्या कहानी, इफ I1 वेरीज तो क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस जो होगा सेकंड वाले में M21 di1 by dt, यही होगा EMF इंड्यूस, यही होगा सेकंड वाले में। EMF इंड्यूस M21 di1 by dt इज इक्वल टू N2 d phi21 by dt। एक्चुअल में N2 तो चेंज करेगा नहीं, सिर्फ कौन चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। दिस इज व्हाट, अगर मैं EMF इंड्यूस इन सेकंड कहूं तो दैट इज माइनस M21 di1 by dt। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं भाई, ठीक है। अब हम उल्टा काम करने वाले हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब इसमें करंट फ्लो कराया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करा कितना, B2, ठीक है, इतनी बात। तो जो फ्लक्स आया सिंगल लूप के अक्रॉस वो आया phi12,
तो जो टोटल फ्लक्स आया दैट इज N1 इंटू फाइव 12 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं भाई, N1 512, ठीक है। तो अब जो M12 आएगा दैट वुड बी N1 512 अपॉन I2। यस और नो? जल्दी बताओ भाई, पक्का ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं I2 को वेरी कराता हूं तो M12 dI2 will be equal to N1 d512 upon dt और E2 induce will be minus M12 di2 by dt। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू हो तो बता दो भाई, कोई इशू है? कोई दिक्कत है इसमें? ये तो सिंपल लॉजिक है, यही चलना था। अब एक चीज लिखो, फ्रॉम रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो कि हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, लिखो फ्रॉम रेसिप्रोसिटी थ्योरम, RECIPROCITY, फ्रॉम रेसिप्रोसिटी थ्योरम और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, M12 इज इक्वल टू M21। कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है बेटा, करंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू कैपिटल M, मैंने मान लिया कैपिटल M। अब 12 और 21 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इतनी बात, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? E इंड्यूस्ड इन सेकेंड इज M टाइम्स di1 by dt एंड E इंड्यूस्ड इन फर्स्ट इज M टाइम्स di2 by dt। तो हमारे पास क्या आ गया? E इंड्यूस्ड 1 is टू di1 upon dt, E इंड्यूस्ड 1 is M di2 by dt। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और बात करेंगे। अगर हमारे पास एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल्स ही हैं। अगर दो सेल्फ इंडक्टर पास में रखे हो तो मतलब दो कॉइल आपस में पास में रखी हैं, तो अगर एक में करंट फ्लो करेगा तो दूसरे में वो फ्लक्स जरूर प्रोड्यूस करेगा, हाँ या ना? तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं, अगर हमारे पास कहीं पर दो कॉइल हैं तो उनकी खुद की सेल्फ इंडक्टेंस भी होगी और कुछ म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। अभी तक जब हम सेल्फ इंडक्टर पढ़ रहे थे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम बिल्कुल ही क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब नहीं इग्नोर करेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, क्योंकि हमें सिंबल पता है सेल्फ इंडक्टर का, अगर मेरे पास एक इंडक्टर ये है L1 और दूसरा इंडक्टर ये है L2, इस केस को हम कहते हैं क्लोजली पैक्ड। दोनों इंडक्टर क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे देखो, एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल बस जस्ट इसके बगल में हो गई, बिल्कुल बगल अगल बगल हो गई दोनों कॉइल। तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूं तो जो भी इसका खुद का सेल्फ का फ्लक्स होगा वो सारा का सारा म्यूचुअल का भी फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? उसको क्लोजली पैक कहते हैं। मतलब अगर दो कॉइल बिल्कुल ही पास में आ जाएं तो जो एक में करंट फ्लो करेगा तो जो सेल्फ वाला फ्लक्स होगा वो उतना ही म्यूचुअल वाले में लिंक करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई क्लियर है बात? तो इसको हम क्लोजली पैक कहते हैं। इसमें जितना सेल्फ का फ्लक्स होगा उतना ही किसका होगा? उसका जो लिंक होगा म्यूचुअल वाले के साथ में, ठीक है। इतनी बात। दूसरी चीज, अगर हमारे पास कहीं सिंबल में सर्किट में ऐसा बना हो, थोड़ा सा दूर हो L1 L2, तो अब इसमें हम कहते हैं लूजली पैक्ड। मतलब इसमें फ्लक्स ऑफ सेल्फ इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ म्यूचुअल, लेकिन इसमें फ्लक्स ऑफ सेल्फ इज ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ म्यूचुअल। थोड़ा सा बाहर चला जाए, अगर दूर है
तो जो इसका फ्लक्स है कुछ बाहर से भी चला गया, कुछ बाहर से चला गया तो लूजली पैक। ठीक है, इतनी बात। तीसरा क्या हो गया, अगर ऐसा सिंबल है कहीं पर, L1 L2, तो फ्लक्स ऑफ म्यूचुअल इज 0, मतलब एक कॉइल ऐसे एक कॉइल ऐसे है, मतलब देखो जरा, एक कॉइल ऐसे एक कॉइल ऐसे, दिख रहा है दोनों को। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूं तो सारा फ्लक्स ऐसे जाएगा, कुछ भी लिंक नहीं करेगा, तो म्यूचुअल का लिंक क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब आते हैं मेन काम पे। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हमारे पास एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, N1 टर्न्स, N2 टर्न्स, ठीक है, और चलो अब हमने क्या करा, सेकंड में करंट फ्लो कराया, सेकंड में करंट फ्लो कराया, ठीक है, इतनी बात। सेकंड वाले में तो M12 अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, अगर याद करो, M12 जरा देखो पीछे लिखा होगा, M12 ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? तो M12 इज इक्वल टू N1 512 अपॉन I2, ऐसा था या नहीं था? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई मुझे। ठीक है, M21 इज N1 N2 521 अपॉन I1, यस और नो, यस और नो, यही था। ठीक है, अब एक और चीज, L1, L1 इज N1 5 1 अपॉन I1, खुद का फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन I1। L2 इज N2 5 2 अपॉन I2। जरा चेक कर लो, ये बातें सही है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, अगर ये बातें सही हैं तो यस लिख दो। ठीक है, अब आप एक काम करो, हमें पता है M12 और M21 बराबर होते हैं, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और M स्क्वायर हो गया। हमें ये भी पता है M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, M स्क्वायर इज इक्वल टू N1 512 N2 521 अपॉन I1 I2, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। अब आप एक काम करो, N1 अपॉन I1 को मैं लिख सकता हूं L1 अपॉन 5 1, N1 अपॉन I1 को L1 अपॉन 5 1, और N2 अपॉन I2 को L2 अपॉन 5 2 रख देते हैं। M स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 512 अपॉन 5 2 इंटू 521 अपॉन 5 1, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं भाई। अब जरा देखो 512 अपॉन 5 2 क्या है, अगर ध्यान से देखो, 512 इज म्यूचुअल फ्लक्स अक्रॉस 1 एंड 5 2 इज सेल्फ फ्लक्स अक्रॉस 2, यस और नो? अरे हाँ या ना? और यही तो बोल रहा था, अगर ये 1 होगा तो टाइट कपलिंग होगी, अगर ये 1 से छोटा होगा तो लूज कप मतलब वीक कपलिंग होगी, और अगर 0 होगा मतलब ये 512 0 हो जाए तो मतलब क्या हो गया, नो कपलिंग। अरे यस और नो, अरे यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो आप एक मिनट, हमने क्या करा, इस चीज को के लिख दिया, मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एक डेफिनेशन दे रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग
that is K is equal to flux mutual upon flux self. ये आया, हाँ या ना भाई, किसी कॉइल का सेल्फ का फ्लक्स और उसकी वजह से किसी दूसरे कॉइल में जो म्यूचुअल का फ्लक्स है, उन दोनों का क्या रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगा। अरे यस और नो, जल्दी बताओ यार, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा या नहीं? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 इंटू वॉट, के स्क्वायर। आगे के नहीं आ गया, तो हमारे पास m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2 फॉर टाइट कपलिंग। k इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो, अगर हमें L1 L2 गिवन है तो हम m की वैल्यू बता सकते हैं, प्रोवाइडेड k पता होना चाहिए हमें। ठीक है, इतनी बात। फॉर टाइट कपलिंग k 1, लूज कपलिंग k greater than 0 but less than 1, no coupling k is equal to 0। नो कपलिंग में म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, इसको हम कल बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात, तो आगे बात हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो।